चलो लेट्स टेक न्यू चैप्टर दैट इज इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स। Integrals are totally related with derivatives. ठीक है, derivatives of a function. For example, y is equal to f of x. ठीक है, ये आपकी एक फंक्शन है। इंटीग्रल ऑफ या ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये सब हम आज देखेंगे। ठीक है, और इसकी मोटिवेशन भी देखेंगे कि मोटिवेशन का मतलब हुआ कि किस चीज़ ने लोगों को मोटिवेट किया, राज़ी किया ये जानने के लिए कि हमें कुछ और देखना पड़ेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस तो हमारे पास ऑलरेडी थी। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब हुआ डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी है, कंटिन्यूटी पढ़ी, लिमिट्स पढ़े हैं। ठीक है, मेरी बात समझो। पहले आपके पास एक फंक्शन है, आपके पास क्या मोटिवेशन थी डिफरेंशियल कैलकुलस बनाने की? दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, याद रखना। ये आपकी फंक्शन है और आपके पास क्या मोटिवेशन थी डिफरेंशियल कैलकुलस डेवलप करने की। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस दुनिया में क्यों आई? ठीक है, तो आपने टेंजेंट का नाम सुना है? टेंजेंट, टेंजेंट को डिफाइन करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस को वजूद में लाना पड़ा। ठीक है, दैट मीन्स डिफरेंशियल कैलकुलस कम्स इनटू बीइंग इन ऑर्डर टू डिफाइन द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, ई रेज़ पर एक्स हो, लॉग एक्स हो, 1/x हो, कुछ भी। अगर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम उसके हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक ही टेंजेंट ड्रा होगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो हर एक पॉइंट पे। तो अगर ये आपके पास फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इसका ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ ये इसका ग्राफ है, आपको यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक है, इसकी इस टेंजेंट लाइन, ये लाइन है असल में स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स इस टेंजेंट लाइन की, इस टेंजेंट लाइन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस को वजूद में लाना पड़ा। ठीक है, वजूद में आ गई। ठीक, तो मोटिवेशन क्या थी डिफरेंशियल कैलकुलस की? ये टेंजेंट लाइन जो है इसको डिफाइन कैसे करेंगे और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप का मतलब हुआ आपने पढ़ा होगा, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये कितना एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और फिर इस पे टेन अप्लाई करते थे, जो भी वहां पे वैल्यू आएगा वो हम कहते हैं इस टेंजेंट का स्लोप है एट दिस पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, ये इसकी मोटिवेशन थी डिफरेंशियल कैलकुलस की, यानी कि जो हमने डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ी है। ठीक है, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े, वो सारी डिफरेंशियल कैलकुलस में थी। अब मसला है कि अब आप समझ गए कि डिफरेंशियल कैलकुलस की मोटिवेशन क्या थी। अब मसला है कि डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद क्या आ गया? डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद आ गई इंटीग्रल कैलकुलस। क्या आ गई? इंटीग्रल कैलकुलस। अब यहां पे देखो, ये डिफरेंशियल कैलकुलस की मोटिवेशन ये थी, ये इसको वजूद में इसलिए आ गया क्योंकि लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट किया कि टेंजेंट लाइन को किस तरह डिफाइन करेंगे और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। अब मसला है कि इंटीग्रल कैलकुलस कैसे वजूद में आ गई। इसके लिए यह रीजन था, अगर आपके पास ये फंक्शन है, क्या मोटिवेशन थी कि लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस को डेवलप किया। ठीक है, रीजन ये था कि अगर आपके पास एक कर्व है, उसका एक ग्राफ होता है, डेफिनेटली उसका ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस कर्व के अंदर जो भी एरिया आएगा, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो भी एरिया आएगा, ये सारा एरिया, ये कैसे डिफाइन करेंगे और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले डिफाइन फिर कैलकुलेट। जिस तरह यहां पे डिफाइन कैसे करेंगे और फिर इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। और इंटीग्रल कैलकुलस क्या था? इंटीग्रल कैलकुलस का ये था कि इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर जो मेन मोटिवेशन थी, फिर उसका वो एरिया जो है अंडर दिस करो मतलब इसके नीचे जो एरिया है वो कैसे डिफाइन करेंगे और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये जो एरिया है, हाउ टू डिफाइन इट एंड कैलकुलेट। समझ रहे हैं मेरी बात? दीज आर द मोटिवेशंस फॉर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, इसके लिए ये जो मैंने बताया, और इंटीग्रल कैलकुलस इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं, रीजन यही है कि एक कर्व के अंदर कैसे एरिया निकालेंगे।
इसकी एप्लीकेशंस हमने देखी हैं, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस कैसे हैं, वो सारी डिफरेंशियल कैलकुलस में आते हैं। इस तरह इंटीग्रल कैलकुलस की एप्लीकेशन क्या है, वो इंटीग्रल कैलकुलस की एप्लीकेशंस में हम देखेंगे आगे, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, एक बात याद रखना, ये मैंने मोटिवेशन बताया क्यों हमने, हम पढ़ क्यों रहे, ये डेवलप कैसे हुई। ठीक है, अब देखो यहां पे याद रखना, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रल कैलकुलस हो या डिफरेंशियल कैलकुलस हो, ये याद रखना कि डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिंबल है वो आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। जिस तरह हम डिफरेंशिएशन करते थे तो हम लिखते थे d/dx या डैश लिखते थे, वो सिंबल्स है, वो नाम है इनके, वो सिंबल है, वो सिर्फ इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम चेंज भी कर सकते हैं इवन, ठीक, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जो डेफिनेशन होती है अगर वो आप चेंज करेंगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो सर्कुलर होती हैं, यानी कि थ्रू वर्ल्ड आप कहीं भी जाओ वो चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखना। अब देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और रिवर्स और इनवर्स processes of each other इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, दैट इज, याद रखना आप मेरी बात, आपके पास एक फंक्शन है f(x) + c, इसकी मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके काम की चीज़ है। आपको फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल मतलब हुआ हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, आपको डिफरेंशिएशन करनी है इसकी और इस कांस्टेंट की, ये कांस्टेंट है सी। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इसका क्या हो जाएगा, इसका बनेगा f'(x) या df/dx बनेगा, जो आप चाहो वो लिखो, अलग अलग करेंगे। क्यों, बिकॉज लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसको अलग डिफरेंशिएशन, इसको अलग डिफरेंशिएशन। सी कांस्टेंट, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, इसको df/dx को आप f' भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, +0 यानी कि f'(x). f'(x) क्या है, इसका डेरिवेटिव, इस सारे का डेरिवेटिव। इस f' को मैं नया नाम देता हूं, इसका मतलब हुआ नया नाम है कैपिटल f(x). क्या लिखा मैंने, कैपिटल F, मैं लिखूंगा यहाँ पे वायर कैपिटल f(x) जो है वो मैंने f'(x) के बदले लिखा। मेरी बात समझ रहे हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये बात याद रखना। मैंने कहा ना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। मैंने लिखा इस डेरिवेटिव के बदले मैंने कैपिटल F लिखा, फिर लिखा मैंने वायर F, तो जो मैंने लिखा वो इसके बदले लिखा, और यहाँ पे देखो। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी डिफरेंशिएशन ये है या ये भी कह सकते हो, दोनों का एक ही नाम है। यहां से हम कह सकते हैं, तो आपने कहा यह जो है या यह जो है ये इस सारे की डिफरेंशिएशन है। वायर f एंड c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या लिखा मैंने, यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब हुआ जो भी मैं c ले रहा हूं वो उसको मैं वेरी कर सकता हूं, डिफरेंट वैल्यूज दे सकता हूं, लेकिन फ्रॉम r मींस रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कितने हैं दुनिया में, इनफिनाइट। c को आप सारे वो दे सकते हो, लेकिन जब वैल्यू देंगे फिर आप चेंज नहीं कर सकते, ये वेरिएबल नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वंस इसने वैल्यू लिया फिर चेंज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 1/2 दे सकते हैं, 2 3 दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप देखें डिफरेंशिएशन फिर भी 0 ही निकलेगी, राइट। तो आपने कहा इसकी डिफरेंशिएशन ये है या ये है, तो एट द सेम टाइम इस सारे से निकल के ये आ रहा है वी चैंपल, यहाँ पे लिखना वायर c जो है वो एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r मीन्स एक रियल नंबर। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, आपने कहा इसकी डिफरेंशिएशन कैपिटल f(x) है, यू कैन से दैट कैपिटल f(x) जो स्मॉल f(x) प्लस c जो है इज इंटीग्रेशन ऑफ नो f', क्योंकि f का दूसरा नाम f' है, वो आपको पता है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर? कोई शक? अब देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूं इसके रिलेटेड, आप बताना मुझे। अगर मैं यहां पे लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं साइन एक्स प्लस 5, जरा बताओ इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? इसका मतलब इसकी डिफरेंस है, इसकी साइन की क्या आएगी? वो आपको नहीं है याद अल्ताफ? 5 की क्या आएगी? दैट इज कॉस एक्स। तो आप यह कह सकते हो, विच एम्प्लॉयज, यहां से हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स, सॉरी आप वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हम, जरा वहां पे लिखा हम लिख सकते हैं विच एम्प्लॉयज साइन एक्स प्लस 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स। जस्ट समझ रहे मेरी बात को? लिखो पहले इतना सारा जल्दी। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि अगर आपके पास कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स, मगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे, तब ये पॉसिबल है हर एक पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ अगर ये फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स है, वो मैंने एग्जांपल भी बताई है, एफ क्या हो सकता है, सी क्या है, एफ ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा आपके लिए सी बिलोंग्स टू आर, वो मैंने पहले भी लिखा था, ठीक है? अब देखो आप यहां से कह सकते हो, देन यू कैन से दैट एज आई ऑलरेडी सेड कि देन दिस होल क्वांटिटी, देन एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, या यू कैन से दैट दिस इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव इसका दूसरा नाम प्रिमिटिव, और एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा, वही है ना इंटीग्रेशन। मैंने कहा ना डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, और एंटी डेरिवेटिव्स, ठीक है? दिस इज प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? या यू कैन से दैट दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट, या आप कह सकते हो प्रिमिटिव है, या एंटी डेरिवेटिव्स। क्यों? बिकॉज सी बिलोंग्स टू आर। ये एक फंक्शन है, ये बहुत सारी फंक्शन बन जाएगी। अब आप देखो सी को 1 दो वैल्यू, ये बनेगी एफ ऑफ एक्स प्लस 1, 2 दो वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बनेगी, 3 दो वैल्यू, है ना, बहुत सारी फंक्शन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एंटी डेरिवेटिव्स, ये बात याद रखो। इसको इन ऑर्डर टू मैथमेटाइज दिस यू कैन राइट ऐसे, इंटीग्रल ऑफ, याद रखना, एफ ऑफ एक्स dx is equal to f of x plus c, where c belongs to r। यहां पे देखो मैंने क्या लाया फिगर में, एक तो ये लाया, ये s लॉन्ग s, आप ये समझो ये एक सम है, सम था, s मीन सम। ये अब हमने इसको खींचा ऊपर से और नीचे से भी खींचा, ये इसने ये शेप इख्तियार की, ये s कम एक छड़ी ज्यादा लग रही है ना। तो याद रखना इसका मतलब हुआ, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल। क्या कहते हैं? इंटीग्रल। तो वो मैं बाद में बताऊंगा। जब आप ऐसे लिखेंगे, याद रखना इस सारे का मतलब यहां से लेकर यहां तक, इस सारे का मतलब हुआ कि इस फंक्शन की जो इस बॉक्स में है, इसकी इंटीग्रेशन ये सारी है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक? अब मैं समझाता हूं। इसका मतलब हुआ, इस एस का मतलब हुआ इंटीग्रल, इसे हम इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रल। इस फंक्शन को कहते हैं इंटीग्रैंड। जिस तरह हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आपने लिखा डी बाई डी एक्स। जब भी इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रैंड आएगा, तब उसके साथ हमेशा डी एक्स आएगा। अगर ये चला गया, ये भी चला जाएगा। याद रखना, ये दीज आर जस्ट सिंबल्स, ठीक है? ये इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो दीज आर जस्ट सिंबल्स। जब भी ऐसे लिखेंगे इसका मतलब इंटीग्रेशन, जब आप ऐसे लिखेंगे इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, राइट? अब देखो इस तरह के इंटीग्रल को, जब यहां पे कोई वैल्यू ना हो, यहां पे कोई नंबर ना हो, ना यहां पे हो, इस तरह के इंटीग्रल को कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल। इस सारे को कहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल।
किसका इंडेफिनिट इंटीग्रल? क्योंकि ना यहाँ पे कोई नंबर वैल्यू है ना, अगर यहाँ पे होते तब हम कहते हैं डेफिनिट, ठीक है, यानी कि कोई लिमिट है इस पे कोई लिमिट नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारा रिप्रेजेंट करता है इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इसको कहते हैं, इस सारे को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ये आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे ये सारे साइंस, ये सारा कहलाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ, सॉरी कैपिटल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ, ठीक है। और ये जो सी आता है इसे कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ, समझ रहे मेरी बात, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये सारा याद रखो, हमने डिफरेंशिएशन की, इसकी डिफरेंशिएशन ये निकली, मैं कहूंगा इसकी इंटीग्रेशन ये होगी, इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये है सी के साथ। हमेशा याद रखना एक फंक्शन के बहुत सारे इंटीग्रल्स हो सकते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्यों? देखो क्यों, अगर मैं यहाँ पे 1 दूं वैल्यू, डिफरेंशिएशन तो सेम यही आएगा, लेकिन इसके इंटीग्रल्स बहुत सारे हो सकते हैं। याद रखना, अगर इंटीग्रेशन में आपका आंसर नहीं मिल रहा है चलेगा, रीजन ही है सी मैटर्स। अब देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। अब एक एग्जांपल, फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। मैं लिख रहा हूँ d/dx ऑफ, अब मुझे बोलो e⁻x प्लस c या 5 या कुछ, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी? e⁻x क्या आएगी? e⁻x प्लस 0। ये कैसे मैं लिख रहा हूँ? बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। वो अब मैं जो लिखूंगा बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, इसमें कोई शक? हम क्या कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज? जब हमारे पास ये था, इसकी डिफरेंशिएशन ये आई, हमने कहा क्या? इसकी इंटीग्रेशन ये सारी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? इसका प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो ये सारा है, ठीक है। तो आई कैन से दैट e⁻x इज प्रिमिटिव, सॉरी e⁻x प्लस c, यानी कि ये सारा दिस इज प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव्स प्रिमिटिव ऑफ e⁻x। इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली यू कैन राइट, इसका इंटीग्रल dx इंटीग्रल के साथ ही आएगा। इसका मतलब हुआ यू हैव टू इंटीग्रेट e⁻x विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx लिखते हैं इज इक्वल टू ये सारा। इसमें कोई शक? एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, ये तो एक हुई, दूसरी मैं अब तीसरी बताता हूं। मैं कह रहा हूं d/dx ऑफ, बोलो इसकी डिफरेंशिएशन। 2x पर 0। शाबाश, मैंने ऐसे लिखा x² डिवाइड 2 प्लस c। बोलो, सीधी सी बात है, 2 आएगा नीचे, यहाँ पे आएगा 2 - 1 पावर में, x⁻n टाइप, दैट मीन्स 2x⁻2 - 1 और डिवाइड बाई 2 है प्लस 0। अब 2 - 1 इज 1 है, तो बनेगा 2x डिवाइड बाई 2 और 2 खत्म, तो x। ये तो इसकी डिफरेंशिएशन है x। इंटीग्रेशन क्या आएगी? प्रिमिटिव क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ दिस क्या कह सकते हो? जरा कंपेयर करो इसके साथ, क्या लिख सकते हैं? ना, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये है, इसकी डिफरेंशिएशन वो है, उसकी इंटीग्रेशन ये है। ऐसे ही याद रखना है। आप क्यों नहीं अपना दिमाग यूज करते हो? समझने मुझे भी आंसर चाहिए ना, तभी तो मुझे पता चल जाएगा। तो वी कैन से दैट इंटीग्रल x dx लिखने का तरीका यही है तो इसका प्रिमिटिव तो यही है, उसका एंटी डेरिवेटिव्स जो है वो यही है, उसकी इंटीग्रेशन वो यही है, लेकिन वो लिखेंगे कैसे? वो हम ऐसे लिखेंगे, यही है वो x मैंने यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स की जगह, तो इंटीग्रल ऑफ dx खुद ब खुद आ गया, और दैट इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। समझ रहे मेरी बात?
अब देखो नेक्स्ट है एग्जांपल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं d/dx ऑफ x raised power n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1, इसी का जनरलाइज्ड वर्जन। वहां पे था ना x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन n plus 1 2 की जगह है, यहाँ पे है ना 2 की जगह क्या है पावर में n plus 1 सारा है ना पावर में, और वहां पे 2 है, यहाँ पे क्या है n plus 1 ही, जो दैट मीन जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी है, तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। अच्छा मुझे बता इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, हमें डिफरेंशिएशन निकालनी है। शाबाश बोलो जल्दी सोच के, जिस तरह एक्स रेज़ पर n की डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर सर n दिमो 1 मिलियस में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 वाज मैंने बिल्कुल, तो वो एक वो इसका पर्टिकुलर केस है जब हम n को 1 देंगे। अब मैं जनरली लिख रहा हूँ n, मैंने कोई 1 नहीं दिया 2 नहीं दिया, तो मैं जनरल लिख रहा हूँ, तो क्या लिख सकते हैं? एक बात याद रखना यहाँ पे, हियर n जो है वो -1 नहीं चलेगा, n को -1 नहीं दे सकते, बाकी कुछ भी दो -1। देखो क्यों, अगर आप n को -1 देंगे ये बनेगा -1 + 1 0, तो नॉट डिफाइनेड, 1/0 दैट इज नॉट डिफाइनेड, यही रीजन है। अब मुझे बताओ सीधी है ना बात कि अगर आपको x रेज़ पर n की डिफरेंशिएशन करनी है कैसे करते हैं? n(x(n - 1) n(x)? तो यहाँ पे n था, यहाँ पे क्या है n plus 1, तो n plus 1 नीचे आएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे n plus 1 x raised power n plus 1, तो ऐसे ही, और -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n plus 1 है ही, प्लस 0 c की डिफरेंशिएशन, दैट इज इक्वल टू, अब देखो n plus 1 और n plus 1 खत्म, कैंसिलेशन, तो ये और ये खत्म, तो x raised power n, इसकी डिफरेंशिएशन वो है, उसका मतलब क्या हुआ? इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो वो कैसे लिखते हैं? इंटीग्रल, देयरफॉर इंटीग्रल x raised power n dx इज इक्वल, ये सारा ठीक है, लेकिन n आपका -1 नहीं चलेगा, रीजन पता है क्या है? ठीक है, जिस तरह डिफरेंशिएशन थी ना इसकी जनरल, आपने मैं हमेशा यूज करता था ये, आपको पता है अल्ताफ कितनी बार मैंने फिर ये यूज किया, आज तक कर रहा हूं, जितनी इंपॉर्टेंट ये डिफरेंशिएशन में थी ये फार्मूला, उतनी इंपॉर्टेंट ये है इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं मेरी बात? आज के बाद ये याद रखना, इंटीग्रेट मीन्स आप सम अप कर रहे हो, चीजों को जमा कर रहे हो, सब मिला रहे हो, तो इसीलिए पावर में इंक्रीज हो रहा हो, डिवीजन बाय n plus 1 हो रहा था, वहां पे n मल्टीपल होता था, यहाँ पे डिवीजन में जाता है, जो भी पावर में होगा वो यहाँ पे डिवीजन में आएगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज बाय 1 करो, डिवीजन भी इंक्रीज बाय n plus 1, अगर यहाँ पे n plus 2 है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। तो यही मैं अप्लाई करूंगा एक एग्जाम्पल पे डायरेक्टली। अगर मैं आपसे ये कहूँ, मुझे ये बता x raised power 3 dx, जब यहाँ पे x raised power n था, यहाँ पे क्या बन गया? नहीं, मुझे ये बता, जब यहाँ पे n plus 1 डिवाइड बाय n plus, तो इंटीग्रल में x raised power 3 हो तो क्या बनेगा? x raised power, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x raised power 3 plus 1 डिवाइड बाय 3 plus 1 plus c, ये देखो c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x raised power 4 डिवाइड बाय 4 plus c, और c क्या है? c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ, इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग लिखो ये सब।